अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक which is the Newton laws of motion. You know that the Newton laws of motion are very interesting topic. Today we are going to discuss the Newton's second law of motion and also an important reason that why the Newton's second law of motion is also called the law of force. So this lecture is very important for you and very interesting for you. So let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you that like my video, subscribe my channel for the further more interesting videos. Now without wasting our time, let's move toward our lecture. Lecture number 7, dear students, chapter number 3 of physics dynamics. Today our topic of lecture is all about Newton's laws of motion. Today we discuss the Newton's second law of motion as our main topic, but we also first of all we have a look on the previous lecture which is Newton first law of motion. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था कि इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट हम एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करेंगे। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन। एक बॉडी है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन कंटिन्यू रखती है अनटिल जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती। बाहर से अप्लाई होने वाली कोई फोर्स जब तक उसके ऊपर नहीं लगेगी तब तक वो अपनी उसी स्टेट को कंटिन्यू रखेगी। फॉर एग्जांपल वो रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही पड़ी रहेगी, अगर मोशन के अंदर है तो वो बॉडी मोशन के अंदर ही रहेगी, वो रेस्ट के ऊपर दोबारा नहीं जाएगी अनटिल उसके ऊपर कोई नेट फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होता। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और इसकी मेन रीजन लॉ ऑफ इनर्शिया कहने की जो थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके उसको देखें और उसके बाद मैं आपको प्रिसाइज करूंगा कि आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने आज के लेक्चर यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डियर स्टूडेंट हमारे पास इसको हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्यों लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं हम इसे? बिकॉज ड्यू टू दिस लॉ वी फाइंड द यूनिट ऑफ फोर्स। हम इसकी मदद से हम यूनिट ऑफ फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर वी से द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एज अ लॉ ऑफ फोर्स। So let's move towards lecture properly. Now the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion deals with the situation when a net force is acting on a body. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास तब स्टार्ट होता है जब हमारे पास कोई नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाती है। हमने देखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उस टाइम तक हमारे पास स्टेट करता है, उस टाइम तक हमारे पास कंटिन्यू रखता है जब तक उसके ऊपर अनटिल कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होती। लेकिन जैसे उसके ऊपर कोई नेट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जाती है तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को होल्ड करना बंद कर देता है और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर मूव ऑन करें तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली तीन चीजें हैं, तीन पॉइंट्स हैं। अगर आपको वो तीन पॉइंट समझ आ गए तो यूं समझे कि आपको पूरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ आ गया। पहली बात, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब हमारे पास एक बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल आपके पास रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है और उसको आके एक प्लेयर ने अब किक किया, उसके ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स उसने अप्लाई कर दी। इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो उसके अंदर नेट फोर्स की जानिब जिस तरफ हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे होंगे उसी तरफ उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक ही वेलोसिटी पे मूव नहीं करता। आपने देखा होगा फुटबॉल को किक करें, स्टार्ट के अंदर उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, देन आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन होती जाती है, यानी कि वो उसकी यूनिफॉर्म कांस्टेंट हमारे पास वेलोसिटी नहीं होती, कांस्टेंट स्पीड उसकी नहीं होती। देयरफॉर उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जिस तरफ हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे उसी तरफ उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? एक्सेलरेशन। पहली बात तो ये थी कि बॉडी के ऊपर जैसे नेट फोर्स कोई ना कोई अप्लाई करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब सेकंड बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड जो जिस एक्सेलरेशन है, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हमारे पास उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो जो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है 2 या फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो एक्सेलरेशन है मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नेट फोर्स। जितनी ज्यादा नेट फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास
एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये अब हमारे पास दूसरी बात होगी। पहले नंबर पे हमारे पास क्या होगा, जैसे नेट फोर्स अप्लाई होगी बॉडी के अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके होगी, उसी फोर्स की होगी जो उसके अंदर नेट फोर्स जिसने उसके ऊपर अप्लाई किया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट, एक हैवी मास आपके पास बॉडी है, उसके ऊपर आपने ज्यादा आपने फोर्स अप्लाई करनी है तो जाके उसने मूव ऑन करना स्टार्ट करना है। जब हमारे पास मास ज्यादा होगा, फोर्स भी हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन उसके अंदर क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। जैसे एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी फोर्स की मिकदार को ज्यादा करना होगा या फिर हमें मास की जो क्वांटिटी होगी उसको कम करना होगा। तो मास का और एक्सेलरेशन का आपस में क्या हमारे पास रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और जो हमारे पास फोर्स का और हमारे पास एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब बात करते हैं हम डेरिवेशन की। इफ अ फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास m, देन वी कैन स्टेट, फिर हम स्टेट कर सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो हमने सेकेंडली बात की थी कि एक्सेलरेशन फोर्स की हमारे पास क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। a दरमियान में जो साइन नजर आ रहा है वो हमारे पास किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का, और आगे f के वो हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड बात हमने की थी कि एक्सेलरेशन हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। तो आप यहां से देख सकते हैं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अगर 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है इट मींस कि वो कौन से प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और अगर सामने लिखा हुआ है तो इट मींस कि वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास यानी कि m। अब अगर हम यहां से इसको हम दूसरी तरफ अगर फोर्स को यहां से मूव ऑन करवा दें दूसरी साइड पे, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। फोर्स उस तरफ जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमारे पास इस तरफ आके मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma हमारे पास आ जाएगा। अब अगर बात करें F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के बाद यहाँ पे हम अपना कोई प्रोपोर्शनैलिटी का हम यूज करेंगे वैल्यूज, फॉर एग्जांपल k हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पे, तो अब हमारे पास उसकी जगह पे हम k लगा के इक्वल लगाते हैं f इक्वल्स टू k m a। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होगी उस जगह पे हमने k कांस्टेंट लगा दिया और इक्वल्स हमने लगा दिया। अब जो k होता है अगर ऐसा ही वैल्यू के अंदर देखा जाए तो हमारे पास k की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला था वो हमारे पास आता है फोर्स इक्वल्स टू ma, f इक्वल्स टू ma आता है हमारे पास। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। SI फोर्स जो हमारे पास SI यूनिट जो होता है फोर्स का वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 1 न्यूटन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 1 न्यूटन is the force that produce acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kg mass। यहाँ से आपको पता चल रहा है mass 1 kg लेंगे और acceleration हम कितनी लेंगे, 1 meter per second square की acceleration लेंगे। तो अगर हमारे पास एक बॉडी के अंदर एक फोर्स, हमारे पास एक बॉडी है जिसका वजन 1 kg है, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि वो जो फोर्स है वो हमारे पास कितनी है, 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह।